नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड हाउस एक्टिव ईएलएसएस स्कीम को बंद कर अब ओपन एंडेड पैसिव ईएलएसएस स्कीम ला सकती है। सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है तमाम एएमसीज के लिए, लेकिन शर्त ये कि फंड हाउस को पहले एक्टिव ईएलएसएस में निवेश लेना बंद करना होगा और निवेशकों को इसकी पहले से ही जानकारी देनी होगी अलग अलग माध्यमों से। तो आज हम जानेंगे पैसिव ईएलएसएस स्कीम कैसे करेगी काम, इसके फायदे क्या हैं, क्या आपको वाकई एक एक्टिव से पैसिव ईएलएसएस में शिफ्ट करना चाहिए, आप इसके फायदे कैसे ले सकते हैं, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। आज हम मनी गुरु में हमारे साथ हैं एक्सपर्ट, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पैसिव ईएलएसएस, हालांकि पिछले साल ही इसको लेकर सेबी ने काफी क्लियर कर दिया था कि हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो अब एक्टिव के साथ साथ पैसिव ईएलएसएस भी ला सकती हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी ये उन्होंने अब डाल दी और एक कहते हैं ना कि एक टर्म एंड कंडीशन ये डाल दिया कि पहले किसी एएमसी को एक एक्टिव ईएलएसएस पहले बंद करना पड़ेगा, निवेश उसमें निवेशकों का लेना बंद करना पड़ेगा, फिर उसको आप शिफ्ट करें पैसिव ईएलएसएस में। बेसिकली एक एएमसी के पास एक ईएलएसएस हो सकता है, इधर एक्टिव और इधर पैसिव। पहले मैं आपसे इसकी सिग्निफिकेंस समझना चाहती हूं कि आखिरकार एक एएमसी के पास सिर्फ एक्टिव या सिर्फ पैसिव ईएलएसएस क्या है इसके मायने? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेक्शन 80C में जो भी ऑप्शंस हैं उसमें से अगर मैं कहूं कि जो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे वो इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, उनको भी टैक्स बचाना हो, क्योंकि वहां पे जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का है और बाकी जो ऑप्शन है उनके मुकाबले में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की वहां पे उम्मीद हो सकती है। तो और अगर आप उसका साइज देखें तो आज ईएलएसएस के अंदर करीब 1,55,000 करोड़ का ऑपर्चुनिटी है। कैसा हमने देखा बाकी कैटेगरीज में भी, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, वहां पे इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो या तो एक्टिव फंड में जा सकते हैं या तो वो पैसिव फंड में जा सकते हैं। अभी तक ईएलएसएस के अंदर ये ऑप्शन नहीं थी। जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी उसमें ये कहा गया था कि कम से कम 80% पैसा जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए ईएलएसएस के अंदर। उसके अलावा फंड मैनेजर के ऊपर था किस तरह की वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, तो वहां पर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले साल मई में सेबी ने सर्कुलर इशू किया था जहां पे कहा था कि जो फंड हाउसेज हैं वो एक पैसिवली मैनेज ईएलएसएस भी लॉन्च कर सकते हैं। और उस समय पे सेबी ने कहा था कि या तो आप एक्टिव रखें या तो आप पैसिव रखें, दोनों में से एक ही रख सकते हैं। रिसेंटली सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के पास वो भी पैसिवली मैनेज ईएलएसएस लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उनको वहां पे जो एक्टिवली मैनेज ईएलएसएस है वहां पे अपनी प्रेस सब्सक्रिप्शन को बंद करना होगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एज एन इन्वेस्टर, देखिए ईएलएसएस का एक बड़ा फायदा टैक्स का तो है ही है, उसके अलावा उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए या तो फिर रिटायरमेंट के लिए, तो इस इन्वेस्टमेंट को इसके गोल के साथ भी आप अलाइन कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं पैसिवली मैनेज स्ट्रेटेजी से, तो अभी तक आपके पास टैक्स सेविंग के वहां पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी म्यूचुअल फंड से कि आप पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकें। सेबी के इस डिसीजन से उन निवेशकों को जो पैसिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, ये एक ऑप्शन मिलेगी। और कंसिडरिंग कि ये काफी इंपॉर्टेंट जैसे का मैकेनिज्म है और मीडियम है टैक्स सेव करने का, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इन्वेस्टर्स को ज्यादा चॉइस मिलती है कि वो एक्टिवली मैनेज में जाए या पैसिवली मैनेज। ओके, तो ये हमने समझा कि क्या है इस पूरे नए सर्कुलर के मायने कि एक एएमसी जो है वो एक्टिव के साथ साथ पैसिव ईएलएसएस भी रख सकती है, बशर्ते फंड वही हो लेकिन वो शिफ्ट करे और प्रॉपर जो निवेशकों को इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये जो आपका ईएलएसएस फंड है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं वो एक्टिव से पैसिव की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है, तो उस डिस्क्लोजर के बाद ही एक कंपनी जो है वो एक पैसिव फंड ला सकती है। हेमंत जी, पैसिव ईएलएसएस को हम थोड़ा समझना चाहते हैं। हमें मालूम है कि जो नॉर्मल एक्टिव ईएलएसएस फंड्स है उनकी
उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है? डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होते हैं, एक पैसिव ईएलएसएस का जो निवेश होगा वो कहां कहां पर होगा? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सेबी ने कहा है कि अगर आप पैसिवली मैनेज ईएलएसएस लॉन्च करते हैं तो आपको उन इंडाइसेस को ट्रैक करना है जहां पे जो टॉप 250 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनसे रिलेटेड जो इंडाइसेस हैं उसी को आप ट्रैक कर सकते हैं। जब हम टॉप 250 कंपनीज की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, बेसिकली हम दो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। एक तो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो लार्ज कैप का है जिसमें टॉप 100 कंपनीज आती हैं, उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं जिनको हम मिड कैप कहते हैं, वो पूरा यूनिवर्स है। तो सेबी का कहना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि पैसिवली मैनेज फंड लॉन्च करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 250 कंपनीज के अंदर होनी चाहिए। तो कुछ इंडाइसेस जो आप देखेंगे, हमने ऑलरेडी एक पैसिवली मैनेज ईएलएसएस को लॉन्च होते देखा है जहां पे उन्होंने कहा कि वो निफ्टी 50 को ट्रैक करेंगे। उसके अलावा जो डिफरेंट इंडेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, वो जैसे निफ्टी 50 हो सकता है, वो नेक्स्ट निफ्टी 50 हो सकता है, या निफ्टी 100 हो सकता है जो पूरा लार्ज कैप का यूनिवर्स को ट्रैक करेगा। और उसके अलावा एक निफ्टी 200 है, इसमें टॉप 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप की आती है और नेक्स्ट 100 जो आती है वो मिड कैप की आती है। तो सेबी ने जो यूनिवर्स डिफाइन किया है पैसिवली मैनेज ईएलएसएस का, वो है 250 टॉप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो जब आप किसी पैसिवली मैनेज ईएलएसएस में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस इंडेक्स को वो ट्रैक करेंगे, उससे आपको पता चलेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्योर लार्ज कैप होने वाला है या फिर लार्ज और मिड का मिक्स होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, ये यूनिवर्स इतना अच्छा है कि उसमें हिंदुस्तान की जो टॉप 250 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट। ओके। अब कोई जो एक निवेशक है हेमंत जी, जो एक एग्जिस्टिंग ईएलएसएस फंड में निवेश कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बन गया है। कई जो निवेशक हैं वो टैक्स सेविंग पर्पस से ईएलएसएस में निवेश करते हैं कि हाँ चले 3 साल का उनका होराइजन है। कई लोगों के मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं वो ईएलएसएस फंड के जरिए वो पूरे करते हैं। एक निवेशक फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव ईएलएसएस फंड क्यों शिफ्ट करें? मतलब जो लोग इस वक्त या जो निवेशक देख रहे हैं, अगर उनके सामने उनके फंड हाउस की तरफ से ये डिस्क्लोजर आता है कि हमारा जो फंड है अब एक्टिव के बजाय पैसिव ईएलएसएस होगा, तो एक निवेशक या कैसा निवेशक जो है वो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव शिफ्ट करना चाहेगा और उसे क्यों करना चाहिए? ठीक है सर, अगर आप एग्जिस्टिंग जो ईएलएसएस है उनका यूनिवर्स देखें तो उसमें ऐसी ईएलएसएस हैं जिनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। अगर आप ये ब्रॉडली बेसिकली ये डिबेट वैसे भी चलती है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कि हम कितना एक्सपोजर पैसिव में रखें, कितना एक्सपोजर एक्टिव में रखें, क्या पूरा पैसा एक्टिव से शिफ्ट करके पैसिव में चले जाए, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं डिफरेंस की। एक डिफरेंस तो क्लियरली ये होता है कि आपके पास जो इंडेक्स बेस्ड जो भी ऑप्शन है वहां पे आप देखेंगे कि जो आपके जो एक्सपेंसेस है वो कम रहते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये भी रहता है कि आपको मार्केट रिटर्न मिलेंगे, आपको मार्केट से बेटर रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्स है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शिफ्ट करना है या नहीं करना, अगेन आपके पास जो ऑलरेडी ईएलएसएस है आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। अगर उस फंड ने कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को बीट किया है, अच्छी आपको रिटर्न दी है, कोई कारण नहीं बनता। ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक डिबेट है। एज एन इन्वेस्टर कभी कभी आप कंफर्टेबल होते हैं, आप नए निवेशक है मान लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं मैं इंडेक्स में रहूं, मैं बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मुझे नहीं चाहिए, वो आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है नहीं मैं पैसिव में जाऊं क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा 10 से 15 या 20% इंडेक्स हो जाए, तो ईएलएसएस में एक ऑप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपके पास फर्स्ट टाइम एक ऐसी ऑप्शन आ रही है कि आप टैक्स बचाने के साथ साथ एक इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल चॉइस रहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पैसिवली मैनेज भी अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहला रोक के यहाँ पे जाना। आप देखिए आपके फंड में तरह की परफॉर्मेंस है, अगर वो अच्छी फंड परफॉर्म कर रही है कोई कारण नहीं। ये बात सही है कि एक्टिवली मैनेज में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अगर वो फिर भी आपको बेहतर रिटर्न दे रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि आप वहां पे शिफ्ट करें। बट आई थिंक जैसा मैंने कहा, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की चॉइस के ऊपर है, उनके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है, और किस तरह का वो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन होना चाहिए।
कि हम एक्टिव में रहें या पैसिव में जाएं। बिल्कुल सर। एक और खास एक्सपर्ट का परिचय करा देते हैं शो में। हमारे साथ एप्सिलॉन मनी मार्ट के सीईओ अभिषेक देव भी शो में शामिल हो चुके हैं। अभिषेक, आपका स्वागत करते हैं हम मनी गुरु के आज के इस शो में। देर से ही सही, हम डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे पैसिव ईएलएसएस की। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, काफी हद तक हम हेमंत जी से ये जान चुके हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है पैसिव ईएलएसएस की। एक जो इन्वेस्टर होगा फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव स्ट्रैटेजी ईएलएसएस में क्यों शिफ्ट करें। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ईएलएसएस कैटेगरी, विद इन ईएलएसएस कैटेगरी एक एक्टिव वर्सेस पैसिव का एक नया डिबेट तो नहीं शुरू हो जाएगा जब हम एक एक्टिव या पैसिव ईएलएसएस की बात करें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है कि अगर आप कम लागत में अच्छा एक टैक्स सेविंग ऑप्शन लेना चाहते हैं तो शायद लोग पैसिव ईएलएसएस की तरफ ज्यादा जाएं एज कंपेयर टू एक्टिव ईएलएसएस। तो आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ये पैसिव ईएलएसएस को, आप इन्वेस्टर्स के लिए कैसा देख रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्वाति, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। देखिए, ये एक नया डेवलपमेंट है। एक्टिव वर्सेस पैसिव एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफी चर्चा होती है ओपन एंडेड फंड्स में। डेवलप मार्केट्स में एक्टिव फंड्स में ज्यादा एसेट्स हैं कंपेयर टू पैसिव फंड्स। तो ये हमारे लिए भी, इंडिया में भी ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग हो गया। ईएलएसएस फंड में ये डिस्कशन इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसा हेमंत जी अभी बोल रहे थे, या तो एक्टिव ईएलएसएस रन कर सकती है या पैसिव रन कर सकती है। अभी जो बड़े ईएलएसएस फंड्स है जिनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका एईएम काफी ज्यादा है, ऐसे ईएलएसएस फंड है जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा एईएम है, उसमें एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट रोक करके एक पैसिव फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इन्वेस्टर के लिए। अभी तक अगर आप एक्टिव वर्सेस पैसिव का डिबेट देखेंगे तो ईएलएसएस फंड्स में आज भी ऑन एन एवरेज 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैश में होता है। सेबी ने जो मैंडेट दिया, जो हेमंत जी भी बता रहे थे अभी, कि आपके पास ईएलएसएस में पैसिव में टॉप 250 कंपनीज का ऑप्शन है थ्रू 3-4 डिफरेंट इंडाइसेस। तो आपके पास निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मिड कैप इंडेक्स है 150 कंपनीज, तो आप इनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है सारे मार्केट्स में, सारे डेवलप मार्केट्स में, इंडिया में भी काफी हद तक, कि लार्ज कैप इंडेक्स में मार्केट को बीट करना, अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती है इनका कवरेज होता है, काफी स्टडी की जाती है, काफी रिसर्च एनालिसिस पे रिसर्च करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स में अगर आपकी कॉस्ट सेविंग करके अगर आपका अल्फा कम जनरेट हो रहा है तो आप कॉस्ट सेविंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो जो लार्ज कैप इंडेक्स है, इसे आपका अगर इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस लार्ज कैप में हो रहा है और आपको अगर पैसिव लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक हद तक थोड़ा मूवमेंट भी होगा और जो नई ईएलएसएस स्कीम्स आएंगी लार्ज कैप ओरिएंटेड, वहां पे काफी इन्वेस्टर्स उधर भी विचार कर सकते हैं इन्वेस्ट करने का। इसमें ये जरूरी नहीं कि एक जगह बंद करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। आप हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा दोनों में भी कर सकते हैं। आपकी जो लिमिट है वो मल्टीपल फंड्स में यूज की जा सकती है। ये भी जानना चाहती हूँ कि एएमसीज के लिए क्या मायने हैं इसके, मतलब जो फंड हाउसेज हैं जिनके लिए ये मैंडेट जरूरी है कि आप पहले एक्टिव ईएलएसएस में निवेश लेना बंद करें, उसके बाद ही आप टुवर्ड्स पैसिव जा सकते हैं। क्या कोई एएमसी किसी, बेसिकली सिंपल सवाल, क्या एएमसी के लिए ये स्टेप बेनिफिशियल रह सकता है कि वो अपनी एक ऑनगोइंग चलती हुई ईएलएसएस स्कीम को, एक्टिव स्कीम को पैसिव में कन्वर्ट करे, या फिर ऐसे एएमसी जिनके पास ईएलएसएस की कोई स्कीम है ही नहीं, उनके सामने एक अच्छा होराइजन खुल जाएगा कि वो एक पैसिव स्कीम भी लेकर आ सकते हैं, उनके पास एक एडिशनल ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हर एएमसी को खुद की स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होगी, बट जो फंड्स छोटे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि वो इंडेक्स लिंक परफॉर्मेंस डिलीवर करें। वहां पे आपका अल्फा जनरेशन या फंड परफॉर्मेंस का जो रिलेटिव परफॉर्मेंस का इश्यू है, वो डिस्कशन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर आपके ईएलएसएस फंड से जो या तो छोटे हैं या आपके पास आपने लॉन्च नहीं किए हैं या फंड का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उनके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है कि एक इंडेक्स लिंक ईएलएसएस लॉन्च कर दें। अब यही मुद्दा जो के पास बड़े फंड है। ओके,
ओके, प्लीज 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 कैरी ऑन अभिषेक। अभिषेक Sure. बात पूरी कीजिए। हाँ, तो स्वाति में कह रहा हूँ जिस एमसीज के पास बड़े फंड है, वेल परफॉर्मिंग फंड है ईएलएसएस में, उनके लिए डिसीजन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लेना कि उस फंड को बंद करके एक नया इंडेक्स लिंक फंड लॉन्च करे। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिनकी एसआईपी चल रही है, जिनका इन्वेस्टमेंट रेगुलरली हो रहा है, उनके लिए भी एक तकलीफदेह हो जाएगा कि वो अच्छे फंड में, बड़े फंड में उनका इन्वेस्टमेंट उनको रोकना पड़ेगा। तो आई थिंक फॉर इट्स द डिसीजन एवरी एमसी विल हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट्स ऑफ द केस। बिल्कुल, और निवेशक के लिए भी जैसा हेमंत जी बता रहे थे कि उनकी अपनी रिस्क प्रोफाइल क्या है, अगर वो पैसिव स्ट्रैटेजी में एक्सपोजर चाहते हैं, ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नया ये ऑप्शन खुल गया है विद इन ईएलएसएस अपना निवेश जारी रखने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ये हमने पैसिव ईएलएसएस पे चर्चा की है। ब्रेक के बाद आज के म्यूचुअल फंड गाइड में हमारी चर्चा रहने वाली है मिस सेलिंग पर। कई बार आपको ऐसे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं जिनकी शायद आपको कभी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप की शायद जानकारी कम होगी या आपको मालूम नहीं था या इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बेचा गया कि आप हो गए मिस सेलिंग का शिकार। तो ये मिस सेलिंग क्या है, इससे बचने के तरीके क्या है, इस पर रहेगी खास चर्चा हमारे खास मेहमानों से। देखते रहिए मनी गुरु। आज के म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम बताएंगे क्या होती है म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग। हमारे साथ तो खास मेहमान है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और एप्सिलॉन मनी मार्ट के सीईओ अभिषेक देव हमारे साथ हैं। हेमंत जी, कई बार कई लोग शिकायत करते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया गया किसी एजेंट के द्वारा जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, वादा तो किया था कि गारंटीड रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये तमाम शिकायतें क्या मिस सेलिंग के अंदर आती हैं? अगर हम मिस सेलिंग को समझना चाहें, और सेबी ने भी डिफाइन किया है कि मिस सेलिंग किन किन वजहों से होती है, तो वो मैं आपके जरिए समझना चाहती हूं कि कैसे होती है मिस सेलिंग, क्या है मिस सेलिंग? जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत थिन लाइन है कि वो मिस सेलिंग है या नहीं है। काफी बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको किसी ने कहा कि इसमें गारंटीड रिटर्न है, आई थिंक अभी जिस तरह का एक्सपोजर अभी इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड पे है, इस तरह की अवेयरनेस अभी क्रिएट हुई है, आई थिंक अभी तक काफी क्लैरिटी आ चुकी है इन्वेस्टर्स को ये समझने में कि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी रिटर्न प्रोडक्ट नहीं होता है। तो जब तक आप वो बेसिक को समझ जाए तो फिर आपको कोई भी आके बोल नहीं सकता कि आपने जो है आप इस तरह का गारंटी रिटर्न यहाँ से कमाएंगे। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है, दोनों साइड है। देखिए, इसका ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं इतने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जब मान लीजिए मार्केट गिरा तो फिर आपको लगा कि नहीं, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये तो मुझे ऐसे में डालना ही नहीं था पैसा। तो दोनों साइड होती है। तब कभी कभी ऐसा होता है कि हम निवेशक को लगता है कि नहीं, हम ठीक है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो रिटर्न मिलेगा ठीक है, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो फिर कई डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो फिर लगता है कि थोड़ी मिस सेलिंग हो गई। तो दोनों साइड होते हैं। देखिए, मिस सेलिंग का मतलब क्या है? मिस सेलिंग का मतलब ये है कि अगर जिसने भी आपको मदद की है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो एडवाइजर हो, अगर उन्होंने आपके जो अटेंडेंट रिस्क है वो आपको नहीं बताया। जैसे हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, कि कितना पैसा इक्विटी में जाए, लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में जाए, शॉर्ट टर्म में कैपिटल सेफ्टी में हो। अगर इन्वेस्टर ने कहा कि मेरे पास 2 या 3 साल है और आपको पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया, तो वो डेफिनेटली मिस सेलिंग कही जा सकती है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि अटेंडेंट रिस्क आपको बताया कि नहीं। तीसरा, एक्सपेक्टेशन क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के अगर कहा गया कि इतने रिटर्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे डिस्क्लेमर्स वहां पे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे कॉन्सेप्ट में सूटेबिलिटी, कि जो फंड आपको दिया गया है क्या वो आपके रिस्क प्रोफाइल या आपके टाइम होराइजन में सूटेबल है कि नहीं। हाँ, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इशू ये होता है कि आपको लगता है कि शायद मैं टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे पास, मैं उतना जानकार नहीं हूं, लेकिन बेसिक हम सभी समझते हैं एज एन इन्वेस्टर। जब भी आपको कोई भी सलाह मिले एज एन इन्वेस्टर में, मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है इन्वेस्टर्स को कि आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट ये बोल के कि मुझे शायद समझ नहीं है, इसमें बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है। आप सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि ये जो फंड आपने दिया मुझे, क्या किस तरह का फंड है, किस तरह के इसके अंदर रिस्क है। आप यकीन मानिए, जब आप थोड़े सवाल पूछते हैं तो फिर सामने वाला भी थोड़ा जागरूक होता है, उनको पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप किसी को मिसगाइड करो। तो अगर थोड़ा इन्वेस्टर्स अलर्ट हो जाए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें, और ऑफ कोर्स जो रिकमेंड करने वाले हैं वो भी अगर सूटेबिलिटी को देखें, क्योंकि सेबी ने और एमपी ने हमेशा यही कहा है
सुटेबिलिटी आपको देखना है कि वो जो फंड में क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो उनके लिए सुटेबल है कि आई थिंक दिस शुड बी द मोस्ट फोकस एरिया। आजकल अभिषेक DIY इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा हो गए हैं, मतलब अपने समझ से, अपने अवेयरनेस से कई जो इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश करते हैं। अब यहाँ पर हम मिस सेलिंग की बात कर रहे हैं, किस टाइप का जो निवेशक है आपको लगता है ज्यादा मिस सेलिंग के शिकार होते हैं, और बचना किस तरीके से चाहिए? कैसे मुझे मालूम चलेगा कि कोई प्रोडक्ट मुझे मिस सेल किया गया है? जी, तो सर यहाँ पे 2-3 चीजें हैं काफी इम्पोर्टेंट। आई थिंक हेमंत जी ने काफी अच्छे से कवर किया इस मुद्दे को। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सुटेबिलिटी। अभी जो DIY इन्वेस्टमेंट होता है, डू इट योरसेल्फ, जहाँ आप खुद ही डिसाइड करते हैं आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वहां पे भी एक बेसिक सुटेबिलिटी कैरी आउट होना ही चाहिए। वो कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क प्रोफाइल। अगर मेरी रिस्क एपेटाइट, एक होती है फाइनेंशियल रिस्क एपेटाइट, कि मैं फाइनेंशियली कितना लॉस एक समय अवधि के अंदर ले सकता हूँ। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल रिस्क प्रोफाइल। हो सकता है मैं फाइनेंशियली लॉस ले सकता हूँ, बट साइकोलॉजिकली मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। ये दोनों का असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो DIY कस्टमर को भी अपने रिस्क एपेटाइट समझ में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा होता है कि आपका कारण किस लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है, एवरी गोल इन लाइफ हैज अ नंबर अटैच्ड टू इट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ फाइनेंशियल गोल। तो ऑल गोल्स कैन बी कन्वर्टेड टू फाइनेंशियल गोल। अब उसमें एक नंबर होता है, एक समय अवधि होती है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट इतने साल के लिए या इतने महीनों के लिए कर रहे हैं टू रीच अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल नंबर। उसके लिए एक पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो होता है एसेट एलोकेशन। डिफरेंट गोल्स के लिए, डिफरेंट टाइम होराइजन के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। वो फिक्स करना बहुत जरूरी है। अब एक DIY कस्टमर को के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो जिस प्लेटफॉर्म से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ, उनको मॉडल पोर्टफोलियो मिले, उनके रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन, गोल की जो समय अवधि है उसके हिसाब से। उसके बाद फंड सिलेक्शन आता है। अगर ये दोनों चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन, ये आपको सही मिल गई, तो उसके बाद फंड सिलेक्शन जाता है, जिसके लिए बहुत सारे AI बेस्ड एडवाइजर्स भी हैं, और DIY प्लेटफॉर्म्स में भी आपको डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे फंड्स का रिकमेंडेशन होता है। जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से डिफरेंट बेसिस पे वो फंड सिलेक्शन का एडवाइस करते हैं। तो वेदर आप ये खुद से कर रहे हैं या किसी के एडवाइस से कर रहे हैं, इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्लान। इसको आप अपने फिजिकल हेल्थ से जोड़ के देख सकते हैं। जब लोगों को अपनी हेल्थ मैनेज करनी होती है तो एक प्लान बनाते हैं, एक डाइट प्लान बनाते हैं, एक एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं। यही चीज होनी चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ में, कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और वो प्लान आपके रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से होना चाहिए। एंड दैट शुड डिटरमाइन व्हिच फंड्स यू आर बाइंग एंड नथिंग एल्स। एक प्रॉपर प्लान, गोल प्लान, एसेट एलोकेशन के चलते उसके को ध्यान में रखते हुए अगर कोई अपने फाइनेंशियल प्लान से आगे बढ़ेगा, शायद मिस सेलिंग का शिकार होने से बचे। लेकिन इसमें अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप दोनों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। मुझे आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि एक फाइनेंशियल प्लानर की इम्पोर्टेंस यहाँ पर और ज्यादा भी हो जाती है, क्योंकि कई बार हम ऐसे झांसे में तब भी आ जाते हैं जब हमने मानिए किसी एजेंट की सुन ली और किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। अब सलाह मशवरा भी मानिए करने वाला के साथ जिससे के साथ करें, वो करने वाला ऐसा मिल गया जो और भी ज्यादा चूना लगा जाए, तो फिर निवेशक को कौन ही बचाए। इसलिए एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भूमिका यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, आई थिंक 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। ऑब्वियसली अगर आप अपनी मेहनत की कमाई और अपना फ्यूचर, जो फाइनेंशियल फ्यूचर जिस पे डिपेंड करता है, वो पैसा आप किसी को भी ऐसे सौंप नहीं देंगे। ऑब्वियसली उनके क्रेडेंशियल देखेंगे, आप उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बाद ही जानेंगे। बट एज एन इन्वेस्टर में हमेशा ये मेरी सलाह रहती है इन्वेस्टर्स को कि आप उस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना सीखिए। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि एक्सपीरियंस कोई हमारा पैसा देख रहे हैं या कोई प्रोफेशनल एडवाइजर है जो हमारा पैसा देख रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सही एटीट्यूड नहीं है। मुझे लगता है आप अगर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि क्या आपके फेवर में काम कर रहा है, क्या आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, किस तरह की सलाह आपको मिल रही है, क्या आपकी सलाह सही है या नहीं है। वो एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा समय लगता है सीखने के लिए, वो ओवरनाइट नहीं होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी मेहनत का पैसा है, आपका
फाइनेंशियल फ्यूचर उससे डिपेंड करता है। आप उस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। कितने भी अच्छे एडवाइजर हो, कितने भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जब तक आप खुद से उसमें समय नहीं लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ना तो आप समझ पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, ना ही आप उनके एफर्ट को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसमें हिस्सा ले, आप समझेंगे कि वाकई में जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है वो आपके लिए सही है या मिससेलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमंत जी और अभिषेक, आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों ही शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, बस एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।